चलो आपकी मर्जी सर। शरद जी आप बोलेंगे? भैया बोलिए आप बोल रहे तो चले। सर, मैं जो सभी मित्रों ने जो बोला है, आज का दिन संविधान के बाबत जो और उसकी याद में आपने जो रखा है, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि देश 68 बरस में 68 बरस में 68 बरस में हमारे संविधान के दायरे में जो अच्छा और जो बुरा हुआ उसके ऊपर लोगों ने बहुत विस्तार से यहां बोला, लेकिन नतीजे इसके क्या निकले, कहां हम खड़े हैं। आज का दिन इस बात को भी तौलने का है, आत्म आलोचना का है कि हम खड़े कहां। मैं मानता हूं कि देश आजाद हुआ, उसके बाद जो हालात है, कुछ मुट्ठी भर लोग एक मैं आपके कारण दिक्कत में फंस जाऊं, फिर आप ही बोलो ना। प्लीज आप बताइए। प्लीज एड्रेस द चेयर। नहीं अजली, मैं परेशान हूं सीताराम येचुरी कारण। नो अच्छा, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो मेरा कहने का आशय ये है कि एक बड़ी देश की संख्या को, देश की ज्योग्राफी को देख करके, देश की संख्या को देख करके देखेंगे तो एक साइजेबल आबादी है जो आगे बढ़ी, उसकी भी एक संख्या मैं मानता हूं कि वो बर्तानिया और यूरोप के छोटे मोटे बड़े देश के लगभग 25-30 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहतर बनी। लेकिन जो हालात हैं, देश जो मजबूत होता है, जैसे आदमी का शरीर है वैसे राष्ट्र का भी शरीर है, और राष्ट्र का शरीर जो है वो एक जगह भी यदि मान लो कोई कमजोरी हो जाए, टोटलिटी में जो शरीर है वैसा ही भारत का जो पूरा देश है उसके शरीर को भी देखना चाहिए। क्या हालत है गरीब की, क्या हालत है इस देश के बेकार और बेरोजगार लोगों की। जो भाषा स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो कन्नड़ के हैं, चाहे केरल के हैं, मलयालम के हैं, चाहे वो गुजराती के हैं, किसी भाषा के ले लीजिए, जो भारतीय भाषा है उनके बीच उनके द्वारा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि आप कहते पढ़िए, लेकिन पढ़ने वाले लोग जो हैं, और वो भी भाषा स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनकी हालत ये है कि वो बेकारी और बेरोजगारी के समुद्र में तैर रहे हैं। यही हालत है इस देश के किसान की। वो कहां खड़ा था और कहां खड़ा है। ये जो 68 बरस का इस संविधान के दायरे में जो हमने काम किया, उसके नतीजे कुछ जगह तो ऐसी हो गई जहां आप उसकी तुलना बड़े विकसित देश से कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि यही दिल्ली है, यहां 20वीं शताब्दी है जहां बैठे हैं आप, 21वीं शताब्दी। थोड़ा चले जाइए जमुना के पार करने के बाद 19वीं शताब्दी आ जाएगी, और थोड़े आगे चले जाइए 18वीं शताब्दी आ जाएगी, और नीचे चले जाइए झुग्गी झोपड़ी में तो 17वीं शताब्दी हो जाएगी।
यही दिल्ली जो खंड खंड है शताब्दियों में, ये भी संविधान के जो दायरे थे उनमें गलती क्या हुई, अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, नतीजे में इस देश की हालत जो है, शक्ल जो है, वो बहुत भयावह है। वो इतनी भयावह है कि चाहे जो अपनी पीठ थपथपा लो, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगा करके बात नहीं कह रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, संविधान की दायरे में और संविधान के चलते मोटा मोटी हम चले हैं, लेकिन देश जो है वो तभी मजबूत होगा चेयरमैन साहब, जब देश के पूरे शरीर को संभव ताकत मिलेगी। और बाबा साहब अंबेडकर का जब नाम लेते हैं आप, तो मैंने गरीब के कहा, बेकारी का कहा। इस देश के सदियों में किसान ने कभी आत्महत्या नहीं की, बाजार जब से आया तब से आत्महत्या शुरू हुई है। मैं नहीं कह रहा कि बाजार नहीं आना चाहिए, बाजार चीन में भी आया है, लेकिन बाजार जो चीन में आया तो चीन ने हाथ मिलाया और बाजार के ऊपर छाती में बैठ करके दिखाया। एक हम हैं जो ये बाजार आया है, इस बाजार के चलते भारत का जो गरीब आदमी है, वो ही मैंने कहा कि 25 करोड़ लोग ही इसका भोग कर रहे हैं, उन्हीं का जिक्र है, उन्हीं के बीच बहस है। आज की बहस का भी तमाम तरह की बहस जो हुई उसका एक ही दायरा है कि संविधान कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन है, उनकी यश गाथा हमने खूब, लेकिन उनके सपने क्या थे। बाबा साहब अंबेडकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की गरीबी और भुखमरी, महात्मा गांधी भी उसी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में थे। भारत की गरीबी और बेकारी और मजबूरी और हिंदुस्तान का जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, उसके ऊपर से उन्होंने जो ललकार लगाई, तो पूरे सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा जी का मन तब से बदला। वो पहले थे कि चातुर्वर्ण ठीक है, जात व्यवस्था ठीक है, लेकिन सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के सारे धार्मिक और सब चीजें, ये भी जान लेना कि भारत का संपूर्ण विकास और संपूर्ण ताकत इंजन उसका है तो हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो है, और हिंदू यदि है तो वो कोई हिंदू नहीं है, वो कास्ट सिस्टम है। और जाति व्यवस्था अकेले हिंदू में नहीं है, मुसलमान में भी ऐसी है, सिखों में भी वैसी है, ईसाइयों में भी ऐसी है। हिंदुस्तान में धर्म बदल सकते हो लेकिन जात नहीं बदली जा सकती। बाबा साहब ने वहां, और इसके बाद जब एक गोष्ठी की गई तो उसमें बाबा साहब ने बोलने का काम किया। उसके बाद महात्मा जी को जब बोलने का कहा तो उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं थैंक यू वेरी मच, इससे ज्यादा नहीं बोले। उसके बाद ही महात्मा जी का मन बदला है। और मैं अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं, सभापति जी, वो एक मामूली चीज नहीं है। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर और हिंदुस्तान की सब चीजों की बीमारी का जो सबसे बड़ी बीमारी है, उसका पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट क्या कहता है? पूना पैक्ट महात्मा जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में हुआ था। उसमें हिंदुस्तान की सामाजिक विषमता जो है, जाति व्यवस्था जो है, उसके बावजूद ही समझौता हुआ था। हिंदुस्तान का जो दलित है उसकी क्या जगह होगी, हिंदुस्तान का जो ट्राइबल है उसकी क्या जगह होगी। उस पूना पैक्ट में हिंदुस्तान की आजादी के जितने लोग थे उनके सबके दस्तखत थे। अकेले बंगाल के लोग दस्तखत करने के बाद जाकर के बदल गए थे, लेकिन बाकी देश जो है वो पूरा, मदन मोहन मालवीय से लेकर सरदार पटेल से लेकर सारे लोगों के दस्तखत पूना पैक्ट पर थे। और पूना पैक्ट के नाम पर यह भी जान लीजिए सभापति जी कि पूना पैक्ट के चलते ही महात्मा जी के मन में आया कि यह जो पैक्ट हुआ है, देश बट रहा था, उसको दिख रहा था उनको, लेकिन हिंदुस्तान का
जो दलित है वो कह रहा था कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो, हमारे साथ किसी को मत रखो। हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था ऐसे है कि हमको अलग से हमारे लोगों को हमारे लोग ही वोट दें, उनको आगे लाओ। मैं मानता हूं कि बाबा साहब की राय ठीक थी। आज मैं देखता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में सारी पार्टियों में जो दलित है उनकी जबान बंद है, कोई भी दर्द के साथ बोल नहीं सकता है। आज इस सदन में जो हालात है इस देश की, उसके दर्द को, और सदन चलता है तब भी, चाहे इस पार्टी में दलित रहता है, चाहे इस पार्टी में आदिवासी रहता है, यहां रहता वहां रहता या यहां रहता है, उनकी हिम्मत नहीं है जो अपने मन में तकलीफ है उसको कह सके। मैं यहां कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ठीक बात कह रहे थे। इस पार्टियों के चलते, पार्टी सिस्टम के चलते यह हालत हो गई कि दलित जो है वो पार्टियों का बंधक हो गया है। वो अपने वर्गों के हक में बोल नहीं सकता, वैसे ही वो सीधा है। उसका एक तरह का शोषण नहीं हुआ सभापति जी, उसके शरीर का, उसके मन का, उसकी बुद्धि का, उसके विवेक का कोई चीज नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें ये जाति व्यवस्था जो है उसके शोषण की इंतहा है। वो अकेले मानसिक शोषण नहीं, आर्थिक शोषण नहीं, शरीर से लेकर हर चीज का शोषण हो गया। हजारों बरस से उसकी बोली जो है वो बंद हो गई। न खेत बोलता, न खलियान बोलता, न खेत बोलता, न खलियान, न पहाड़, न पशु, न पक्षी, उसकी जबान बंद रहती है। यहां भी उसकी जबान बाबा साहब ने खोलने का काम किया था, लेकिन वो नहीं हो पाई। आज हालत क्या है, क्या हुआ दलित का? कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब नहीं गए यहां से। बाबा साहब जो है उसके पहले भी हिंदुस्तान में बहुत लोग हुए। महात्मा फुले, साहू महाराज, डॉक्टर लोहिया, गुरु नानक, हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था के खिलाफ जितना भारत के संविधान, भारत के इतिहास में संग्राम हुआ है, बसवन्ना यानी रगेत करके, खेत करके नदी के बीच में उसको डुबोने का काम हुआ। हिंदुस्तान के सामाजिक विषमता के खिलाफ जो संग्राम हुआ है, उस संग्राम को ठीक करने के लिए महात्मा गांधी ने किसी एक आदमी का नाम सुझाया, उसका नाम बाबा साहब अंबेडकर था। ये जो आपकी संविधान बनाने की जो कमेटी थी, उसका चेयरमैन बाबा साहब को क्यों बनाया? एक हिंदुस्तान हिंदी के चंदूलाल चंदाकर थे। महात्मा जी के मन में था कि इनको हिंदुस्तान का लॉ मिनिस्टर बनना चाहिए, कानून मंत्री बनना चाहिए। संविधान सभा में संविधान का पूरा ढांचा इनके द्वारा तैयार होना चाहिए। दो आदमी का नाम दिया था महात्मा जी ने, एक बाबा साहब अंबेडकर का और एक इनके अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाबा साहब का नाम इसलिए उनने दिया था कि हिंदुस्तान में जो पूना पैक्ट किया उसको इनकारपोरेट करने का काम कोई आदमी करेगा तो उसका नाम बाबा साहब अंबेडकर है। जो दर्द से, जो तकलीफ से, जो जिंदगी भर संग्राम किया इस विषमता के खिलाफ और किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन उसने जो कानून बनाया, जो संविधान बनाया, उसकी हालत क्या है आज? क्या है? आर्थिक विषमता के बारे में तो बहुत चर्चा होती है, यहां गरीबी के बारे में बहुत चर्चा होती है। लोग कहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक पहिए पर गाड़ी जो है वो दो पहिए पे नहीं चली है। सिर्फ आर्थिक विषमता के मामले में, सभापति जी, आर्थिक विषमता के मामले में हम दिन रात जूझते रहे हैं। आर्थिक विषमता मिटी नहीं, आर्थिक विषमता कभी मिटी नहीं। हिंदुस्तान का 80% आदमी का मन मरा हुआ है, और वो मरा हुआ है इसलिए कि यह जाति व्यवस्था है। और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में कैसे जाति व्यवस्था खत्म हो उसके बारे में समय लगेगा, मैं पढ़ के बताता हूं। उनका एक ही मकसद था, टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। जो उन्होंने विशेष अवसर का सिद्धांत लगाया वो एक संभव कदम था, संभव कदम नहीं उठा सकते थे। लेकिन क्या हुआ? जाति बनी हुई है।
और जात के आधार पर जो 80% लोग हैं उनको जो आरक्षण मिला हुआ है, विशेष अवसर का मौका मिला हुआ है, वो विशेष अवसर का मौका क्या किया इस संविधान के दायरे में आपने? सदन के चारों तरफ के लोग जरा मन को ठीक करके रखना, देश मजबूत नहीं हो सकता है 80% लोगों को विकलांग करके आप दुनिया में कहते हो कि हम बहुत शान से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। झूठ बोलते हो, गलत बोलते हो। वो देश, जो देश 80% लोगों को विकलांग और लंगड़ा और लूला रखेगा, लाचार और बेबस रखेगा, वो मुल्क कभी भी दुनिया के अंदर हैसियत और इज्जत नहीं पा सकता। और जो आज हालत है, ये हम चारों तरफ कटोरा लेके घूम रहे हैं, हम चारों तरफ कटोरे लेके घूम रहे हैं। ये ही नहीं, आज नहीं, 68 बरस से घूम रहे हैं। कभी रूस के तरफ जाते हैं, कभी हम अमेरिका की तरफ जाते हैं। हमने कभी भी अपनी राह जो महात्मा जी ने दिखाई थी, जो इस संविधान ने दिखाई थी, उसके ऊपर हम नहीं चले। हमने हिंदुस्तान के 80% लोगों को मजबूत नहीं किया, किसान को, मजदूर को, पिछड़े को, आदिवासी को, दलित को। सभापति जी, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा लाचार और बेबस, सबसे ज्यादा पीछे कोई इंसान है तो वो हिंदुस्तान का आदिवासी है। कोई नेता नहीं उसका, कोई आवाज नहीं उसकी। और वो जहां सदन में दोनों तरफ आता है, उसकी जबान नहीं खुलती पार्टियों की दहशत से, क्योंकि पार्टी पैसा देती है, पार्टी टिकट देती है, पार्टी उसका चुनाव लड़ती है। तो जो पूना पैक्ट था वो अच्छी नीयत से बनाया गया था। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि दोनों बड़े लोग थे, लेकिन वो नीयत जो है वो इस देश की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, और सिस्टम जब सिस्टम का मैं जब बात करता हूं तो सिस्टम का मतलब है कास्ट सिस्टम। इस देश की जितनी 64 मिनिस्ट्री है, बताइए चलेगा ये नेता सदन, प्रधानमंत्री भी नहीं है यहां। आप सबको यहां बैठना चाहिए था। जो सच है वो कभी कभी निकलता है। भारत की जितने भी मंत्रालय हैं 64 या 70, बताइए एक दलित जो है वो किसी मिनिस्ट्री में एक दलित जो है वो किसी मंत्री में, किसी मिनिस्ट्री में कोई सेक्रेटरी है। 68 बरस बाद एक बार माता प्रसाद उत्तर प्रदेश का आदमी बना था। पिछड़ी जात में एक नहीं है, व्यवस्था चलाने वाले लोगों में एक सेक्रेटरी नहीं है, एक सेक्रेटरी। हाँ, इस बार एक सेक्रेटरी बना है, मैं जानता हूं, एक सेक्रेटरी बना है, एक सेक्रेटरी बना है। और आज लोहिया नहीं है यहां, मधुल में नहीं है यहां, मधुदंड में नहीं है। इसलिए मुझे तकलीफ है कि मैं नहीं खड़ा होता यदि आप में से कोई आदमी इसके ऊपर बोल रहा होता। मैं कभी नहीं खड़ा होता। मैंने हिंदुस्तान के हर अन्याय के खिलाफ लड़ी है। कोई मीसा में 2 बरस की बात करता है, मैं हिंदुस्तान के जेल में 4 बरस रहा हूं, 4 बरस रहा हूं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से 2 बार इस्तीफा दिया हूं। लेकिन मुझे आज तकलीफ है कि आज मधुले में नहीं है, आज लोहिया नहीं है। मैं यहां खड़ा हूं तो लोहिया के कारण खड़ा। मैंने लोहिया देखा नहीं। क्या हुआ इस सामाजिक विषमता का? याद रखना सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं, यह सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक विषमता जो है, वही है सारी चीज की जननी, वही सारे गुनाहों की जननी है। उसी से सारी विषमता, उसी से सारा अन्याय, उसी से सारा जुल्म, उसी से सारा शोषण, उसी से सारा का सारा संविधान में सबसे ज्यादा एक पहिया जो है वो सामाजिक विषमता का है, आजादी का है, आर्थिक विषमता का है। बोली की आजादी का सब कुछ है उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी आत्मा जो है आर्थिक और सामाजिक विषमता का 2 पहिया जो है वो सिर्फ आर्थिक विषमता की बात इस देश में चलती है, वो धोखा। आर्थिक विषमता जो है बेटी है सामाजिक विषमता की, सामाजिक विषमता जो है बेतारी है आर्थिक विषमता की। जात का ग्राफ खींच लो, ऊंची जात से नीचे चलते आओ तो नीचे जैसे ऊंची जात से नीचे चलते आओगे वैसे वैसे गरीबी बढ़ते जाएगी। और सबसे ज्यादा जो सफाई कर्मचारी है, आप कहते हो देश का स्वच्छ भारत बनाना, अरे इसी पार्लियामेंट के भीतर जो सफाई कर्मचारी, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है पता लगाओ। आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगाकर 7,500 रुपया उनको मिलता है। आप कहते हो भारत को स्वच्छ भारत बनाओगे?
7,500 यही, जहां रोज यहां वॉशरूम में जाते हो आप, वॉशरूम में जाते हो, क्या आप पता लगा लो, पता लगा लो। यानी हिंदुस्तान का जो सबसे लाचार और बेबस आदमी है, जो मां का काम करता है, जो मां को मां हम कहते हैं, वो पेट को छोड़ करके बाकी सब काम आहार्य करता है, वो इस देश का बाल्मीकि समाज है। वो सबका सब कितने रुपए में भर्ती है, कितने रुपए में आपके यहां आप भी बैठे हैं और वहां भी बैठी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं उस सदन के, तो आप जो है वो सफाई की बात करते हो। मैं इसका उदाहरण इसलिए दिया कि ये पाखंडी देश है, पाखंड से भरा हुआ है। हिंदुस्तान में आपने जो आरक्षण लगाया 68 वर्ष में, उस आरक्षण में उसकी क्या हालत है। भारत सरकार के 62 डिपार्टमेंट हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में है 65,414 सीट, उसमें से आउट ऑफ 64,414 में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मिला है 7,890। परसेंटेज कितना है? 12%, 12.6%, 06%। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कितना मिला है? 3,324। कितना मिला है? 5.08। ओबीसी को कितना है? 5,477, 8.37। आउट ऑफ 27%, आउट ऑफ 27%। 68 वर्ष में ये जो है वो आदिवासियों का 2.5% बैकलॉग। ये जो आपका 15% मिलना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, इनका बैकलॉग है 12, आपको 12% मिला है। 3% अभी भी उसका पेट का, 2.5% उसका पेट का कटा हुआ है। क्या बात करते हो? संविधान की बात कर रहे हो? संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जिम्मा तो इसी बात के लिए दिया था ना, इसी बात के लिए दिया था ना। महात्मा जी का पूरा पढ़ लो, उनको जो जिम्मा दिया हुआ था संविधान बनाने का, उसके पीछे हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था और विषमता को तोड़ने का एक उनका मंशा थी, उनका सपना था। उस सपने के कारण था, उस सपने का क्या हुआ? ग्रुप बी, यहां देखिए ग्रुप बी आएगा तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। ग्रुप बी में 1,41,305, उसमें से एससी को मिला है 22,233, 15.73। बढ़ गया, कोटा पूरा हो गया। ग्रुप सी में बताऊं मैं आपको 17.53, यानी कोटा पूरा हो गया। यानी सी ग्रुप आया तो कोटा पूरा हो गया। चपरासी बनना, चलो क्लर्क बन जाओ, बाबू बन जाओ, लेकिन कलेक्टर एसपी मत बनो। उसमें बैकलॉग रहेगा, उसमें बैकलॉग जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है। और उसका मैंने उदाहरण दिया कि एक सेक्रेटरी है, वो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर यहां बैठा है, नकवी साहब, नकवी जी, ये समझ रहे हैं फालतू चीज चल रही है? क्या कौन सी बात कर रहे हो आप भाई? बैठे हो आप बताओ। ये जो मैंने कहा बैकलॉग है ये, और मैंने कहा एक मिनिस्ट्री में एक दलित सेक्रेटरी नहीं है। सभापति महोदय, इतने वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, जो शरद जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा जो फैक्चुअल पोजीशन है उसको जानकारी सदन को देना चाहता हूं कि 4 SC/ST से संबंधित सचिव हमारी सरकार के समय में रहे हैं, जिसमें मैं कहेंगे तो आपको मैं नाम भी दे देता हूं, श्री देव। हाँ, तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको पहले की कोई जानकारी हो। हमारे समय की 4 SC/ST से संबंधित माननीय सचिव रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, हम सचिव या इस तरह के प्रशासनिक पदों पर लोग जिम्मेदारी और उनकी नियुक्ति होती है। नाम चाहिए तो नाम भी मैं बता दूं, आप दे दीजिएगा उनको। ऐसा है कि वो साउथ के लोग होंगे। साउथ के नहीं है,
आपको बता, देवेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के हैं। देवेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के हैं, वो सचिव हैं प्रशासनिक सुधार के। इसलिए जो है सुरजीत सिंह चौधरी ये जो है वो टेक्सटाइल के सचिव थे, अभी लगभग 15 दिन पहले संभवतः शायद रिटायर हुए हैं। पीडी मीना ये भी सचिव है, एक सचिव ट्राइबल की बता रहे हैं जी। नहीं ट्राइबल नहीं, मैंने आपको इससे पहले सारे एससी बताए, सारे एससी बताए। मैं इसमें कोई विवाद नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको जो फीडबैक कहीं से मिला हो वो सही ना हो। मैं सभापति जी, मैं ये कह रहा हूं कि ग्रुप सी ग्रुप बी में तो पूरा कोटा हो गया। जो मैं कह रहा था कि जो सेक्रेटरी और सिस्टम चलता है वो आप जरा फिर से पता लगा लीजिए। जो आपने मीना नाम लिया, लेकिन मीना को छोड़ करके हिंदुस्तान का आदिवासी 10 करोड़ है, उसका एक सेक्रेटरी यहाँ नहीं है। सुनो, ये कैसे आप कैबिनेट सेक्रेटरी तो छोड़िए, वो तो कभी नहीं बनेगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि जो सामाजिक विषमता थी, वो सामाजिक विषमता के जो गरीब लोग हैं, जो लोग सदियों से, और आप सोचते हो कि देश आगे बढ़ जाएगा, ये जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वही बेकार, वही उत्पादन करने वाले लोग हैं, वही मेहनत करने वाले लोग हैं, वही संपत्ति पैदा करने वाले लोग हैं, और उनको ही हक देने में आपने ये कोताही की है कि आपको नंबर बताना पड़ रहा है, नंबर बताना पड़ रहा है। उनकी आबादी 80%, और उनका हिस्सा आप बता रहे 1-2 नाम का। फिर बैकवर्ड क्लास का भी पता लगा लेना आप, जो आधी आबादी से ज्यादा है, उनका सेक्रेटरी जो है वो पूरे भारत सरकार में कितनी बार बना, जरा पता लगा लेना। इस बार है बड़ी होशियार है आप तो, बहुत होशियार है। मुझे पता है मैं होशियार हूँ भाई साहब, लेकिन मैं आपसे आग्रह करती हूँ, बड़ी होशियार है। सेक्रेटरी पूरे देश के हैं। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, आपकी बात समझ गया, मेरी बात आप समझेंगे नहीं। मेरा यह कहना है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान पूरी तरह से कई अंतर विरोधों से, कई विषमता से भरा हुआ, और उस विषमता का पीछे कोई और कारण है, कोई एक बात है, तो ये जाति व्यवस्था है। इसके बारे में हमने जो रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन आपने किया था, हमने वो अफर्मेटिव एक्शन हमने 68 बरस में बिल्कुल नहीं किया है। और अकेले एक डिपार्टमेंट का आप सिर्फ इसका दे रहे हो, आईपीएस और आईएएस और आईपीएस का, लेकिन बैंक है, यूनिवर्सिटी है, ये एम्स है। यहां एक दलित महिला जनरल सीट में जीत गई, यानी आप डॉक्टर बन गई, आज भी वो बाहर बैठी है। ये जो है आपके एससी के चेयरमैन पूनिया जी, ये आप बोलेंगे तो बताएंगे। यानी कदम कदम पर यदि अन्याय नहीं होता, जुल्म नहीं होता, तो हमारा समाज आगे बढ़ता। लेकिन पूरा समाज इसलिए नहीं आगे बढ़ा कि इस जाति व्यवस्था के बारे में हमने कोई बहस नहीं की। इसके ऊपर बहस करें, इससे सबसे ज्यादा युद्ध और सबसे ज्यादा संग्राम यदि कोई हुआ है तो जाति व्यवस्था के इरेडिकेशन पे हुआ है, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ है। अभी भी हमारा जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 49.5%। जो अंतरजातीय शादी कर रहा लड़का, हमको पूरे देश में आज तक हम इंतजाम नहीं कर पाए कि जो अंतरजातीय शादी कर रहा है वो देश का महान कार्य कर रहा है। उसे प्रोटेक्शन का हाउस बनना चाहिए, उसे हर जगह हॉस्टल बनना चाहिए, सरकार को उसको हर जगह नौकरी देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो राक्षस है जाति व्यवस्था का, इस राक्षस से बहुत से लोगों को फायदा है, बहुत से लोगों को नुकसान है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान बनाने वालों ने जो सामाजिक विषमता का जो काम किया था, उसमें एक आर्थिक सवाल पर हम जरूर जूझते रहे, लेकिन सामाजिक विषमता के बारे में हमने कोई काम और कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे कि ये देश आगे बढ़ सके। एक पहिए पे देश नहीं चलेगा, एक पक्षी जो है वो एक पंख पे नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की दो जुड़वा सबसे बड़ी बीमारी है, गरीबी और सामाजिक विषमता। ये दोनों जुड़े हुए सवाल हैं।
इन दोनों जुड़े हुए सवालों को हल करने का एक 68 वर्ष में ईमानदारी से प्रयास नहीं हुआ, सच्चाई से प्रयास नहीं हुआ। सच्चाई से प्रयास हुआ होता तो आज जो है वो हिंदुस्तान का 80% आदमी विकलांग नहीं होता, लाचार बेबस नहीं होता। हर तरह से पीछे, हर तरह के मामले पीछे कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था चला रहे हैं। ये सारी व्यवस्था सब लोगों के द्वारा चले, इस संविधान का ये मतलब है। सारे लोग जो है वो मजबूत हों, ताकतवर हों, और हिंदुस्तान का जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में आप 2 दिन का बहस चलाइए, बहस रखिए। इस सदन में बहुत से लोग हैं जो ये जानते नहीं कि यह कौन सी बड़ी बीमारी है, क्या भयंकर बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जो दुनिया की कहीं नहीं पाई जाती, इसी देश में पाई जाती है। और इस बीमारी के चलते हिंदुस्तान का संविधान जहां पहुंचना चाहिए था, हमारा जो विकास है, हमारा देश जो आगे बढ़ना चाहिए था, वो आगे नहीं बढ़ पाया। उसके पीछे एक ही कारण है कि हमने एक पहिए पर एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पर हमेशा कार्यक्रम बनाया। इसके बारे में हम हमेशा इग्नोर करते रहे और इसलिए हमारा देश जो है, जो मजबूत होना चाहिए था, ताकतवर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मैं इतना ही कहकर के ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं जो बात उठाया हूं वो वेदना के साथ इसलिए उठाया हूं कि कोई ने इस सवाल को नहीं उठाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संविधान है, उस संविधान में बाबा साहब को जो जिम्मा दिया गया था, वो हिंदुस्तान के जो सबसे ज्यादा छोटे और सबसे ज्यादा नीचे तबके के लोग हैं, जो छोटी जात के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनकी जिंदगी कैसे ठीक होगी, कैसे बनेगी, कैसे संभलेगी, वही मकसद था उनके बनाने का। और उसमें बाकी सब लोगों ने सहयोग किया, लेकिन उन्होंने, बड़े लोग थे वो, उन्होंने हिंदुस्तान की इस बीमारी को पहचान करके इस विषमता के ऊपर बड़ा भारी संविधान में प्रावधान किया, लेकिन वो प्रावधान लागू नहीं होता है। वो अकेले मैंने नौकरी का बताया आपको, IAS और IPS के बड़ी नौकरी का, लेकिन ना तो वो उनको हक मिलता है बैंक में, ना हक मिलता है उनको आपके एजुकेशन में, ना हक मिलता है उनको ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन नहीं है, उसके नौकरों में रिजर्वेशन नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट हर बार यहाँ के बनाए हुए कानून को रोकता है, करता है, वो सबसे ज्यादा सामाजिक विषमता के, सोशल जस्टिस के मामले को वो हमेशा रोकने का काम करता है। इसलिए इस संविधान पर चर्चा के दौरान यदि ये चर्चा नहीं होगी तो बात बनती नहीं है, और इसलिए मैंने इस चर्चा को छेड़ा। इन्हीं बातों के साथ सभापति जी मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके।